इस नई और रोमांचक गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। आज हम फ्रीकैड के साथ शुरुआत करना 3D मॉडलिंग के लिए एक शुरुआती गाइड नामक एक बेहद ज्ञानवर्धक लेख के स्रोत और उससे जुड़े कुछ अन्य रिसर्च नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे एक बिल्कुल मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन महंगे और व्यावसायिक टूल्स को कड़ी टक्कर दे रहा है, जिनके लिए अक्सर लाखों रुपए की लाइसेंस फीस चुकानी पड़ती है। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत आम बात है। और सबसे बड़ी बात ये समझना है कि कैसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक अनुभवी इंजीनियर हो, कोई रचनात्मक डिजाइनर हो या फिर सिर्फ एक ऐसा जिज्ञासु इंसान जिसे नई चीजें बनाना पसंद हो, 3D मॉडलिंग की इस अद्भुत दुनिया में कदम रख सकता है। तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 3D मॉडलिंग का विचार ही अपने आप में किसी जादू से कम नहीं लगता। सही बात है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग में चल रहे विचारों को या वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को एक डिजिटल रूप दे सकते हैं। उन्हें स्क्रीन पे घुमाकर देख सकते हैं, उनका परीक्षण कर सकते हैं। ये तकनीकी दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम आज के परिदृश्य पर नजर डालें तो पाएंगे कि डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर लाइसेंस इतने महंगे हो गए हैं कि भी कई छोटे व्यवसायों या छात्रों की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। बिल्कुल, बजट एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हाँ, और ऐसे में फ्रीकैड का ये ओपन सोर्स मॉडल एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। ये जानकारी, डिजाइन और तकनीक तक पहुंच को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना देता है। सीधे शब्दों में कहें तो अब किसी भी बेहतरीन आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए किसी बड़ी कंपनी के बजट की मोहताज होने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर मुफ्त होने का मतलब है कि नवाचार अब हर घर से निकल सकता है। ये बात तो है, डिजाइनिंग को हर किसी की पहुंच में लाना बहुत बड़ी बात है। इसी कारण से ये चर्चा उन सभी सुनने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो रचनात्मकता, इंजीनियरिंग या 3D प्रिंटिंग में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं। एकदम सही। सबसे अच्छी बात यह है कि इन स्रोतों के अनुसार फ्रीकैड का उपयोग शुरू करने के लिए किसी भी तरह के पूर्व तकनीकी ज्ञान या इंजीनियरिंग डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई भी शून्य से शुरुआत कर सकता है। हाँ, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है। तो चलिए इसके तकनीकी पहलुओं में थोड़ा गहरा गोता लगाते हैं। लेख में एक भारी भरकम शब्द का बार बार जिक्र किया गया है, पैरामेट्रिक 3D कैड मॉडलर। जो लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, उनके लिए ये शब्द किसी एलियन भाषा जैसा लग सकता है। हाँ, सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है। तो आसान भाषा में इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है? इस शब्द को समझना इस पूरे सॉफ्टवेयर के काम करने के तरीके को समझने की चाबी है। इसे समझने के लिए चलिए रोजमर्रा की जिंदगी का एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई बेकरी में एक केक बेक कर रहा है। ठीक है, केक बेक हो रहा है। साधारण स्थिति में अगर केक पूरी तरह बेक होने के बाद ये महसूस हो कि उसमें चीनी कम है या वैनिला एसेंस डालना भूल गए हैं, तो क्या होगा? जाहिर है वो पूरा का पूरा केक बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, और शुरुआत से एक नया केक बनाना पड़ेगा। लेकिन पैरामीट्रिक मॉडलिंग एक ऐसी जादुई रेसिपी की तरह है जहां केक बन जाने के बाद भी कोई भी व्यक्ति उस रेसिपी के इतिहास में वापस जा सकता है। बेक होने के बाद? हाँ, बेक होने के बाद भी केवल चीनी की मात्रा को बदल सकता है और पूरा का पूरा बना हुआ केक अपने आप उस नए बदलाव के हिसाब से खुद को ढाल लेगा। रुकिए, ये थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है। अगर किसी ने एक पूरी कुर्सी का 3D मॉडल डिजाइन कर लिया है और एकदम अंत में लगता है कि उस कुर्सी के चारों पैर 2-2 इंच लंबे होने चाहिए थे, तो उसे उस कुर्सी के मॉडल को डिलीट करके खरोंच से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। और यही पैरामेट्रिक मॉडलिंग की असली ताकत है। कमाल है। तकनीकी भाषा में इसका मतलब है कि डिजाइनर अपने मॉडल के हिस्ट्री ट्री या इतिहास में जाकर उसके बुनियादी मापदंडों को, जिन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है, बदल सकता है। तो बस पैरामीटर बदलना है। जी। जैसे ही कुर्सी के पैरों की लंबाई का पैरामीटर बदला जाएगा, वो सॉफ्टवेयर तुरंत उस बदलाव की गणना करेगा और पूरी कुर्सी को उसी के अनुसार अपडेट कर देगा। ये लचीलापन फ्रीकैड को बहुत शक्तिशाली बनाता है। चाहे वो एक छोटा सा पेच हो या गियर या फिर एक पूरा इंजन, ये हर चीज के लिए काम करेगा। बिल्कुल। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि फ्रीकैड को चुनने के 3 सबसे बड़े और ठोस कारण हैं जो इसे अन्य सॉफ्टवेयर से अलग करते हैं। और वो क्या है? डेवलपर्स और यूजर्स मिलकर बनाते हैं। तो लोग लगातार इसके लिए नए ट्यूटोरियल बनाते हैं। हाँ, और फोरम पर सवालों के जवाब देते हैं। और तीसरा कारण है इसकी बहुमुखी प्रतिभा।
ये जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अगर ये इतना ही शक्तिशाली और मुफ्त है, तो लोग और बड़ी-बड़ी कंपनियां लाखों रुपए वाले व्यावसायिक सॉफ्टवेयर क्यों खरीदते हैं? क्या इसमें कोई कैच है? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ मुफ्त होती है वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए तो ठीक होती है, लेकिन अगर उससे कुछ पैसे कमाने हों तो वो कहते हैं कि अब प्रीमियम वर्जन खरीदिए। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और स्रोतों में दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में इस भ्रांति को बहुत स्पष्ट रूप से दूर किया गया है। फ्री कैड में ऐसा कोई कैच नहीं है। डिजाइन को बेच सकता है। फिर कंपनियां महंगे सॉफ्टवेयर क्यों खरीदती हैं? उसका कारण यह है कि महंगे कमर्शियल सॉफ्टवेयर में अक्सर बहुत ही विशिष्ट और उन्नत इंडस्ट्री लेवल टूल सेट होते हैं, या उनके साथ एक समर्पित ग्राहक सेवा टीम मिलती है, जो बड़ी कंपनियों के लिए जरूरी होती है। हाँ, फ्रीकैड का इंटरफेस शुरुआत में थोड़ा कम पॉलिश या कम चमकीला लग सकता है, लेकिन इसकी कस्टमाइजेशन क्षमता इसे इतना सक्षम बना देती है कि एक आम यूजर या छोटे व्यवसाय का हर काम इससे आसानी से हो सकता है। तो मान लीजिए कि किसी ने इसे आजमाने का मन बना लिया है। इसके इंस्टॉलेशन और सेटअप की प्रक्रिया कैसी है? क्या इसके लिए किसी बहुत ही शक्तिशाली गेमिंग वाले सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है? सौभाग्य से ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्रोतों के अनुसार इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना बहुत ही सीधा है। ये विंडोज, मैकओएस और लिनक्स तीनों प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम पर मुफ्त में उपलब्ध है। और फोन के लिए? ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसका कोई मोबाइल या टैबलेट संस्करण नहीं है। ये पूरी तरह से डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए बना है। ठीक है। और हार्डवेयर? हार्डवेयर की बात करें तो साधारण कैड डिजाइनों के लिए ये सामान्य हार्डवेयर विशिष्टताओं वाले कंप्यूटर पर भी बहुत आसानी से चल जाता है। जब तक कोई व्यक्ति एक साथ पूरे हवाई जहाज का 3D मॉडल नहीं बना रहा है, तब तक एक आम लैपटॉप भी इसके लिए काफी है। ये सुनकर तो कई लोगों को राहत मिलेगी। अब जब कोई व्यक्ति पहली बार इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके खोलेगा, तो क्या उसे कोई जटिल और डरावनी सी स्क्रीन दिखने वाली है? डरावनी तो नहीं, लेकिन क्योंकि अक्सर 3D सॉफ्टवेयर कॉकपिट जैसे दिखते हैं, जिनमें हजारों बटन होते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। पहली बार में ये थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसके यूजर इंटरफेस को एक व्यवस्थित वर्चुअल वर्कशॉप या डिजिटल कारखाने के रूप में समझना चाहिए। डिजिटल कारखाना? हाँ, जैसे ही इसे खोला जाता है, सबसे पहले स्टार्ट सेंटर आता है। इसे एक रिसेप्शन या स्वागत कक्ष की तरह देखा जा सकता है। यह वो जगह है जहां से हाल ही में काम की गई फाइलों, नए ट्यूटोरियल्स और जरूरी सेटिंग्स तक सीधे पहुंचा जा सकता है। और एक बार जब उस स्वागत कक्ष से आगे मुख्य कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां का नजारा कैसा होता है? स्क्रीन पर क्या-क्या दिखाई देता है? उस मुख्य कार्यक्षेत्र में दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, ट्री व्यू और टास्क पैनल। किसी भी यूजर को स्क्रीन की भौगोलिक स्थिति याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके काम को समझना जरूरी है। ट्री व्यू का क्या काम है? ट्री व्यू को एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट या किसी प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह सोचें। ये बाईं ओर होता है और मॉडल के पूरे पदानुक्रम को दर्शाता है। पदानुक्रम? मतलब कौन सी चीज कहाँ है? ये कुल, अगर कोई व्यक्ति एक कार डिजाइन कर रहा है, तो ट्री व्यू में एक सूची होगी जो बताएगी कि पहिया कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है और वे एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और टास्क पैनल का क्या काम है? टास्क पैनल नीचे होता है और एक बहुत ही स्मार्ट असिस्टेंट या समझदार सहायक की तरह काम करता है। ये हमेशा ये देखता रहता है कि यूजर अभी क्या कर रहा है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने गोलाकार टूल चुना है, तो टास्क पैनल तुरंत वे विकल्प दिखाएगा जो उस गोले से जुड़े हैं, जैसे गोले की त्रिज्या कितनी रखनी है या उसे कितना मोटा करना है। वो यूजर को बताता है कि आपने ये टूल चुना है, तो अब आपके पास ये विकल्प है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही तार्किक तरीका है काम करने का। इसी के साथ स्रोतों में एक और बहुत दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है, वर्क बेंच की अवधारणा। ये क्या बला है? फ्रीकैड की सबसे बड़ी ताकत और शायद इसके सबसे स्मार्ट डिजाइनों में से एक इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है। यही वर्कबेंच प्रणाली है। मॉड्यूलर आर्किटेक्चर? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप किसी बड़े कारखाने में जाते हैं, तो वहां अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग कमरे या वर्क स्टेशन होते हैं। एक कमरे में सिर्फ लकड़ी काटने का काम होता है, दूसरे में सिर्फ लोहे को जोड़ने का और तीसरे में पेंटिंग का। हाँ, ये तो आम बात है। तो पेंटिंग वाले कमरे में आरी या हथौड़ा नहीं रखा जाता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फ्रीकैड में एक ही बार में सारे टूल स्क्रीन पर नहीं दिखते। एकदम सही पकड़े। फ्रीकैड में प्रत्येक वर्कबेंच एक विशिष्ट कार्य के लिए उपकरणों का एक सेट है। शुरुआती लोगों के लिए डिफॉल्ट वर्कबेंच पार्ट डिजाइन होता है। तो जब कोई यूजर 2D चित्र बना रहा होता है, तो वो स्केचर वर्कबेंच में होता है, जहां केवल चित्र बनाने के टूल होते हैं।
और जब उसे उस चित्र को 3D बनाना होता है? तो वो पार्ट डिजाइन वर्कबेंच में चला जाता है। इस मॉड्यूलर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि स्क्रीन बटनों से भरी हुई और भ्रमित करने वाली नहीं लगती। यूजर के सामने केवल वही टूल होते हैं जिनकी उसे उस समय जरूरत होती है। इसी वजह से इस जटिल सॉफ्टवेयर को सीखना आसान हो जाता है। जी हाँ। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस प्रक्रिया में गोता लगाने वाले हैं जहाँ कागज पर बनी एक सपाट 2D ड्राइंग एक वास्तविक दिखने वाली 3D वस्तु में बदल जाती है। ये जादू आखिर होता कैसे है? ये जादू एक बहुत ही क्रमिक और तार्किक प्रक्रिया से होता है। हर 3D मॉडल की नींव, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो, एक साधारण 2D प्रोफाइल ही होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? इस यात्रा की शुरुआत स्केचर वर्कबेंच से होती है। सबसे पहले डिजाइनर को एक सपाट सतह या प्लेन चुनना होता है, जैसे कोई खाली कागज। ये XY, YZ या ZX प्लेन हो सकता है। हाँ, जो इस बात पर निर्भर करता है कि चीज को ऊपर से देखा जा रहा है या साइड से। सतह चुनने के बाद डिजाइनर रेखाओं, वृत्तों और आयतों जैसे बहुत ही बुनियादी ज्यामितीय उपकरणों का उपयोग करके अपने डिजाइन का एक 2D खाका तैयार करता है। लगता है कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में ये इतना आसान नहीं होगा, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सिर्फ चित्र बनाने के बारे में नहीं है, ये सटीक इंजीनियरिंग के बारे में है। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा आती है जिसे कंस्ट्रेंट्स यानी प्रतिबंध या नियम कहा जाता है। नियम? किस तरह के नियम? इसे एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह समझें। अगर मेज डिजाइन हो रही है तो कोई नहीं चाहेगा कि उसके पैर बाद में हिलने लगें या टेढ़े हो जाएं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि सटीकता बनी रहे और स्केच के तत्वों के बीच सटीक संबंध हमेशा बने रहें। जैसे कि कोई उदाहरण के लिए एक नियम या कंस्ट्रेंट लगाया जा सकता है कि ये दो रेखाएं हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर ही रहेंगी, या इस वृत्त का व्यास हमेशा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जब तक सारे कंस्ट्रेंट्स सही से नहीं लग जाते और स्केच पूरी तरह से परिभाषित नहीं हो जाता, तब तक वो एक सुरक्षित और सटीक मॉडल नहीं बन सकता। भारी इंजीनियरिंग में जहां 1 मिलीमीटर की गलती से पूरी मशीन टूट सकती है, ये कदम सबसे अहम है। कमाल है। मतलब ये सॉफ्टवेयर गलती करने से बचाता है, और एक बार जब वो 2D स्केच सारे नियमों के साथ पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब उसे 3D कैसे बनाया जाता है? तब हम उस कारखाने के अगले कमरे में जाते हैं, यानी पार्ट डिजाइन वर्कबेंच में। यही वो जगह है जहां उस सपाट 2D चित्र में गहराई और मोटाई जोड़कर उसे 3D में बदला जाता है। इसमें कौन से टूल का इस्तेमाल होता है? इसके लिए पैड नामक टूल का बहुत इस्तेमाल होता है। पैड टूल? ये कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि एक कागज पर एक गोल सिक्का बना हुआ है। अब अगर उस कागज के गोल चित्र को पकड़कर स्क्रीन से बाहर की तरफ खींचा जा सके तो वो एक लंबा बेलन या पाइप बन जाएगा। तो पैड टूल यही करता है? पैड टूल या एक्सट्रूजन ठीक यही करता है। ये एक 2D आकार को एक निश्चित दिशा में खींचकर उसे एक ठोस 3D वस्तु में बदल देता है। और अगर उस ठोस वस्तु में कोई छेद करना हो, मान लीजिए बेलन के आर पार एक सुराख बनाना है ताकि उसमें कोई तार डाला जा सके, उसके लिए पॉकेट टूल का उपयोग किया जाता है। पैड टूल जहां सामग्री जोड़ता है, वहीं पॉकेट टूल सामग्री को हटाने या काटने का काम करता है। ये एक डिजिटल ड्रिल मशीन की तरह है। बहुत खूब। और इसके अलावा डिजाइन को और अधिक यथार्थवादी और सुरक्षित बनाने के लिए फिलेट और चैम्फर का उपयोग किया जाता है। सुरक्षित? 3D मॉडल सुरक्षित कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। जब हम 3D प्रिंटिंग के लिए कुछ बनाते हैं तो अक्सर उसके किनारे बहुत तीखे हो सकते हैं, जो हाथों को काट सकते हैं या दबाव पड़ने पर टूट सकते हैं। अच्छा, तो फिलेट टूल क्या करता है? फिलेट टूल उन तीखे किनारों को गुलाई देकर चिकना कर देता है और चैम्फर उन्हें एक सपाट ढलान दे देता है। इससे मॉडल न केवल दिखने में पेशेवर लगता है, बल्कि असल दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए बहुत अधिक सुरक्षित और मजबूत हो जाता है। ये बहुत ही शानदार है कि सॉफ्टवेयर वास्तविक दुनिया की भौतिकी को भी ध्यान में रखता है। लेकिन जब ये सब हो रहा है तो उस 3D स्पेस में मॉडल के चारों ओर घूमना या उसे हर तरफ से देखना कितना मुश्किल है। शुरुआत में माउस के साथ सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही तार्किक है। नेविगेट करने के लिए माउस का बीच वाला बटन सबसे अहम है। मिडिल माउस बटन? हाँ, उसे दबाकर ड्रैग करने से मॉडल को किसी भी दिशा में घुमाया या रोटेट किया जा सकता है। और अगर खिसकाना हो? अगर कोई शिफ्ट की के साथ बीच वाला बटन दबाता है तो मॉडल को स्क्रीन पर ऊपर नीचे या दाएं बाएं पैन किया जा सकता है।
और जूम इन या जूम आउट करने के लिए बस माउस के स्क्रॉल व्हील का इस्तेमाल करना होता है। चलिए, मान लेते हैं कि घंटों की मेहनत के बाद सारे कंस्ट्रेंट्स का पालन करते हुए पैड और पॉकेट टूल का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन 3D मॉडल बन गया है। अब आगे क्या? अब उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। क्या वो मॉडल सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर ही कैद रहेगा? उस फाइल का असल दुनिया में क्या उपयोग है? यहीं पर इस पूरी मेहनत का असली फल मिलता है। तैयार होने के बाद मॉडल को भौतिक दुनिया में लाने के लिए या 3D प्रिंटिंग के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रीकैड बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स का समर्थन करता है, जैसे कि जिनमें सबसे प्रमुख हैं STL, OBJ, STEP और IGES फाइलें। ये STL और STEP क्या है? नए लोगों के लिए ये केवल अंग्रेजी के अक्षरों का सूप लग सकते हैं। बिल्कुल, STL फॉर्मेट को 3D प्रिंटरों की मातृभाषा कहा जा सकता है। जब कोई यूजर अपने मॉडल को STL फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करता है, तो वो अनिवार्य रूप से अपने 3D प्रिंटर को निर्देश दे रहा होता है कि इस वस्तु को परत दर परत कैसे छापना है। तो ये घर पर प्लास्टिक के खिलौने या पुर्जे बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हाँ, वहीं दूसरी ओर STEP फाइलें पेशेवरों और इंजीनियरों के बीच डिजाइन शेयर करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। अच्छा, तो अगर फ्रीकैड में एक कार का इंजन डिजाइन किया है और उसे किसी ऐसी फैक्ट्री में भेजना है जहां करोड़ों के व्यावसायिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, तो वे इसे STAP फॉर्मेट में भेजेंगे और वो फैक्ट्री उसे बिना किसी परेशानी के खोल और संपादित कर सकेगी। मतलब ये सॉफ्टवेयर किसी भी तरह से यूजर को बांध कर नहीं रखता, डेटा आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। एकदम सही। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो फ्रीकैड सिर्फ एक साधारण मॉडलिंग टूल नहीं है। जो लोग प्रोग्रामिंग में रुचि रखते हैं उनके लिए इसमें पाइथन स्क्रिप्टिंग का भी समर्थन है। पाइथन का इसमें क्या काम? क्या डिजाइन बनाने के लिए कोड लिखना पड़ेगा? डिजाइन बनाने के लिए कोड लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक सुपर पावर की तरह है। मान लीजिए किसी इंजीनियर को 100 अलग अलग साइज के गियर डिजाइन करने हैं। मैन्युअली करने में तो हफ्तों लग जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन पाइथन स्क्रिप्ट के जरिए वो उन कार्यों को स्वचालित कर सकता है। वो एक छोटा सा कोड लिखेगा और सॉफ्टवेयर अपने आप वे 100 गियर मिनटों में तैयार कर देगा। ये तो पेशावरों के लिए समय बचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। हाँ, ये स्वचालन बहुत काम आता है। और जो लोग इस सफर की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए स्रोतों में कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह ये है कि प्रयोग करने से बिल्कुल न डरें। सही बात है। चूंकि इसमें पैरामीट्रिक हिस्ट्री होती है, इसलिए कुछ भी हमेशा के लिए खराब नहीं होता। कोई भी हमेशा वापस जाकर अपनी गलती सुधार सकता है, इसलिए अलग अलग वर्कबेंच और टूल्स के साथ खूब प्रयोग करना चाहिए। और अगर कहीं अटक जाएं, तो इस सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स समुदाय बहुत मददगार है। YouTube और ऑनलाइन फोरम पर समुदाय द्वारा बनाए गए अनगिनत ट्यूटोरियल्स और चर्चाएं मौजूद हैं। लोग अपने डिजाइन शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। चूंकि ये ओपन सोर्स है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसके विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे सकता है। किस तरह का योगदान? चाहे वो सॉफ्टवेयर में किसी तकनीकी खराबी या बग की रिपोर्ट करना हो, पाइथन का उपयोग करके कोई नया फीचर विकसित करना हो, या फिर नए यूजर्स की मदद के लिए डॉक्यूमेंटेशन लिखना हो। हर छोटे बड़े योगदान का इस समुदाय में खुले दिल से स्वागत किया जाता है। जी हाँ। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि फ्रीकैड केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक संपूर्ण टूलबॉक्स है। एक ऐसा शक्तिशाली मंच है जो बिना एक भी पैसा खर्च किए सबसे जटिल डिजाइनों को दिमाग से निकालकर भौतिक दुनिया में लाने की शक्ति देता है। बिल्कुल। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि जब दुनिया भर के लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और जानकारी साझा करते हैं, तो वे कितनी प्रभावशाली चीज का निर्माण कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग और रचनात्मकता दोनों को सही मायनों में आजाद करता है। ये निष्कर्ष बहुत ही सटीक है। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है जो आज की बातचीत की गहराई से जुड़ा है और शायद हमें भविष्य की एक झलक भी दिखाता है। वो क्या है? आज हमने देखा कि कैसे पैरामेट्रिक डिजाइन हमें मॉडल के इतिहास को बदलने की शक्ति देता है, और हमने ये भी देखा कि कैसी ये पूरी प्रणाली ओपन सोर्स है, जहां लोग खुलकर एक दूसरे के साथ भौतिक वस्तुओं के डिजाइन साझा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जरा सोचिए, जब दुनिया भर के लाखों लोग एक साथ मिलकर इस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर भौतिक वस्तुओं के डिजाइन साझा कर रहे हैं और उनमें सुधार कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में निजी उत्पाद निर्माण या क्लोज डोर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का अंत हो जाएगा? ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हम कारखाने से सामान खरीदने के बजाय
बस इंटरनेट से उसका डिज़ाइन डाउनलोड करें, उसके पैरामीटर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलें और उसे अपने ही घर में 3D प्रिंट कर लें। क्या ये ओपन सोर्स पैरामीट्रिक मॉडलिंग एक ऐसे युग की शुरुआत कर रही है जहां हर घर खुद में ही कारखाना बन जाएगा? वाव, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक बहुत ही गहरा विचार है। मैन्युफैक्चरिंग और उत्पादन का पूरा स्वरूप ही बदल जाने की ये संभावना अपने आप में बेहद रोमांचक है। ये विचार निश्चित रूप से सुनने वालों के दिमाग में कई नए सवाल और भविष्य की असीम संभावनाएं पैदा करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने फ्रीकैड के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट समझ दी है, और सिर्फ समझ ही नहीं बल्कि खुद जाकर इसे डाउनलोड करने और कुछ नया प्रयोग करने की प्रेरणा भी दी है। ये डिजिटल कैनवास सबके लिए खुला है। इसी विचारोत्तेजक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ आज की इस गहन यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। कुछ नया खोजते रहिए और सबसे जरूरी बात, कुछ नया बनाते रहिए।